नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। बंगाल पर बात कर रहे हैं हम और बंगाल पर संदेश खाली के बहाने हमने बहुत सारी बात की है रूपक जी के साथ। रूपक जी आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। अभी उससे पहले कि रूपक जी से आपका परिचय कराएं, प्रारंभ के इस के लिए बहुत ज़्यादा अनजाने, अपरिचित चेहरे नहीं हैं रूपक जी। लेकिन बंगाल से विशेष बात क्या है? बंगाल से विशेष बात ये है कि इंडी अलायंस अब बंगाल में नहीं है। हालाँकि इंडिया अलायंस है कहाँ? राजनैतिक रूप से अगर ये खोज की जाए, तो शायद ही उसका कहीं अता-पता मिल रहा है। लेकिन ममता बनर्जी ने टीएमसी के सभी सीटों पर यानी बंगाल के सभी सीटों पर टीएमसी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अब ये स्पष्ट हो गया है कि बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ रही है, उसका इंडिया अलायंस से कोई मतलब नहीं है। अधीर रंजन चौधरी के सामने भी टीएमसी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। जब मैंने कहा कि बंगाल की सभी सीटों पर टीएमसी ने ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो नरेंद्र मोदी को सत्ता से रोकने के लिए तैयार किया गया वो आसमानी गठबंधन अब इंडी अलायंस कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी स्पष्ट शुरुआत अगर पूरे भारत में कहीं किसी ने किया है, तो वो खुद ममता बनर्जी ने किया है। आइए दर्शकों, स्वागत कर लेते हैं आज के अपने मेहमान रूपक जी का। रूपक जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्कार सबको। रूपक जी, ये चलबे ना। जिस ममता बनर्जी को, जिस दीदी को इंडी अलायंस ने अपना गुरु मान लिया था, अपना प्रणेता मान लिया था और उनके दम पर चले थे नरेंद्र मोदी की सत्ता को एक बार 2024 में आने से रोकने के लिए, ये क्या हुआ? अधीर बाबू से लेके बंगाल की सारी सीटों पर ममता बनर्जी ने टीएमसी के कैंडिडेट उतार दिए। देखिए, ममता बनर्जी कभी किसी को लेके चल ही नहीं पाएगा। ये उसका विशिष्ट गुण है बोल सकते हैं। माने अगर अब अच्छा काम करने के लिए कुछ टीम बनाते हैं, तो उस टीम में सबसे पहले अगर कोई निकलेगा तो ममता बनर्जी ही निकलेगा क्योंकि बहुत ही स्वार्थी महिला है। ये सिर्फ खुद के अलावा कुछ नहीं पहचानता है, कुछ नहीं जानता है। और रहा इंडी जोट के बाद, तो इस तरह का जोट तो बहुत बार हो चुका है। ये पहली बार नहीं है। जब भी इलेक्शन आता है तब इन लोग को याद आता है कि हम लोग को जोट करना है, लेकिन इन लोग को चेहरा नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हमारे यहाँ एक स्कूल में एक झमेला हुआ था प्रेसिडेंट को लेके। तो जब प्रेसिडेंट बना तो बोला गया कि ये एक जो बी टीम है, तो बी टीम वहां पर चला गया तो बोला कि ये प्रेसिडेंट हमें पसंद नहीं है, इस प्रेसिडेंट को चेंज करना पड़ेगा। उस टाइम पूछा गया कि किसको प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, तो सब चुप है क्योंकि सबको प्रेसिडेंट बनने का इच्छा है। कोई अपना नाम मुंह से बोल नहीं पा रहा और दूसरे का नाम दूसरा वाला कोई लेगा नहीं। तो इंडी जोट में भी सेम चीज है। सबको यहाँ प्रधानमंत्री बनना है। ना ना ममता बनर्जी बोलेगी कि नीतीश को कर दो, ना नीतीश बोलेगा कि केजरीवाल को कर दो, ना केजरीवाल बोलेगा कि ममता बनर्जी को कर दो। तो ये टिकने वाला नहीं था। और दूसरी बात रहा कि कांग्रेस का ऊपर किसी का भरोसा नहीं रहा है। ये सिर्फ ऐसा बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ कांग्रेस को खत्म करने का जो एक लिया, ये बात सही है, एकदम सही कर रहा, जो सही कर रहा है। लेकिन ये भी सच है कि जो बाकी जो आंचलिक दल है ना कहीं कांग्रेस से बच के चलता है। क्योंकि अगर कांग्रेस का हवा किसी तरह से लग गया तो उस दल का तो एकदम पतन निश्चित है। तो ये इंडिजोट से पहले ममता बनर्जी निकली हुई है, तो सबसे पहले नीतीश निकल गया था और धीरे धीरे सब निकलने लगेगा और राहुल गांधी जो है और या कांग्रेस जो है वो अकेले ही पड़ा रहेगा। जो इस बार सीट मिला था उससे भी नीचे चला जाएगा। और एक चीज देखिए, आज सवेरे बहुत बड़ा बड़ा बात बोल रहे थे माइक पे अभिषेक बनर्जी कि जब इलेक्शन आता है तो बाहर के आदमी बंगाल में आते हैं और बंगाल में आके झूठे बातें करते हैं और वोट मांगने के लिए चलाते हैं बाहर के आदमी। ये एक स्लोगन 21 का विधानसभा इलेक्शन में बहुत हुआ था कि बहिरागत, मतलब बाहरी बाहरी आदमी। मतलब पश्चिम बंगाल से अगर अदर स्टेट से आप आते हैं तो बाहरी आदमी है। मतलब हम जैसे बांग्लादेश से आए हुए हैं, भारत से बाहरी। इस मैप को बार बार दिखाने का कोशिश किया है ममता बनर्जी एंड कॉन्ग। तो अगर ये बाहरी आदमी है तो महाशया ममता बेगम, पहले आप बोलिए शत्रुघ्न सिन्हा कहां से हैं, यूसुफ पठान कहां से हैं, कीर्ति आजाद कहां से हैं। और आप इस लिस्ट में देख लीजिए
इनको हारने का इतना डर है, जहां इसका विनिंग सीट नहीं है वहां पर तो किसी को पकड़ के टिकट दे दिया है। जहां विनिंग जितना, जहां पर हैवी कैंडिडेट है, हैवी वेट कैंडिडेट, आपको सोचने में मजबूर कर दिया कि आपका पास अच्छा व्यक्ति है नहीं, तो आपको बाहर से आदमी लाने पड़ रहा है। तो इस टाइम आपको दिखाई नहीं देता कि बाहर ही है कि क्या है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। इंडी जो चलेगा नहीं, ये तो पहले ही ये पूरा झूठा था। और बंगाल में तो कहावत बहुत बढ़िया उड़ा था, ये कि इंडीर पिंडी चोट के गए। पिंडी मतलब समझते हैं, पिंडदान जो करते हैं। तो इंडी का पिंडी चटक चुका था पहले ही, ये तो सिर्फ दिखावा था और कुछ नहीं, ये होना ही था। अच्छा रूपक जी, आसनसोल सीट के बारे में मैं जरा विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। वहां का जो देखिए, कॉम्बिनेशन है वो कितना बंगाली है और कितना बिहारी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए जानना। ये पूरा एक गलत अफवाह है। आसनसोल की जनता जो है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत था और है, ये पहले भी दिखा चुका है। और बंगाली बिहारी यहाँ कुछ नहीं, अभी कुछ यहाँ से दूसरे दल से जो व्यक्ति आए हुए हैं, टिकट लेने की कोशिश कर रहे हैं, हवा बना रहे हैं कि यहाँ बिहारी वोट है, बिहारी वोट है, तो ये गलत है। ये टीएमसी के, एक्चुअली ये टीएमसी का ही कल्चर है, बंगाली बिहारी करना, बाहरी अंदर ही आदमी करना, ये सब टीएमसी का कल्चर है। अगर बंगाली बिहारी वोट यहाँ पर है, अगर बिहारी लोग बंगाली को पसंद नहीं करता है, तो बाबुल सुप्रीयो वहां से किस तरह से 2 बार जीत गया, और भी दूसरे बार जो 2 लाख से ऊपर वोट से जीता। फिर क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो सीट है स्पेशली सेलिब्रिटी सीट है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर कोई सेलिब्रिटी को लाके दिया जाता है तो 100% ये सीट जीतेगा। और यहाँ का जो पुराना कार्यकर्ता है भाजपा के या फिर नायक कार्यकर्ता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सब मिलके हम लोग वोट कराने का कोशिश करेंगे, भारतीय जनता पार्टी वोट कराने का कोशिश करेगा। तो एक माहौल बना लेता है, दूसरे दल से आया हुआ व्यक्ति समझता है कि ये तृणमूल दल है, यहाँ डरा के धमका के आप टिकट ले लेंगे। लेकिन ये कल्चर भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। और अमित शाह जी का नेतृत्व में अभी तक जितना टिकट बंगाल से दिया गया है, वो सारे विनिंग सीट हमारे हैं, विनिंग कैंडिडेट हैं। और पवन सिंह के बारे में जो हुआ है, हो सकता है कि उसको अपना जो क्षेत्र है वहां से खड़े होने का मन हुआ है, लेकिन वो भी अगर यहाँ से खड़े होते, प्रत्याशी होते, तो ये सीट एकदम 100% भाजपा का ही है। अच्छा, आपने एक चीज कहा कि आसनसोल की सीट सेलिब्रिटी सीट है। अब ये कल्चर हाँ, मुझे नहीं समझ में आया। ये कल्चर अगर मैं याद करूं तो जो मेरा अनुभव है, साउथ में जरूर ये होता है कि साहब वहां का तो पूरी राजनीति है जो सेलिब्रिटी टाइप की राजनीति होती है। वहां इतने सेलिब्रिटी फीलिंग है राजनीति में कि हीरो और फिल्मी जगत के लोगों को ही अपना नायक चुन लेते हैं। राजनीतिक नायक जब चुनने की बात आती है, फिर ये आसनसोल सेलिब्रिटी सीट, ये क्या चक्कर है, जरा सा बताइएगा। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी को बंगाल से सबसे पहला जो सीट मिला था अपने बलबूते पे, वो आसनसोल सीट ही था 2014 में। तो उस समय क्या है कि एक माहौल भी उस तरह का नहीं था। वोट भारतीय जनता पार्टी का था, लेकिन चेहरा उस तरह से उभर का कोई नहीं आ रहा था। तो उस टाइम फर्स्ट टाइम डिसाइडेड किया गया कि यहाँ पर सेलिब्रिटी दिया जाएगा। तो सेलिब्रिटी देने से क्या होता है, 2 चीज होता है। देखिए, घर में मुठभेड़ हर घर में ही होता है, छोटा मोटा मुठभेड़ होते ही रहता है, ऐसा बात नहीं है कि कहीं भी होते हुआ रहता है। तो जब सेलिब्रिटी सीट दिया गया तो क्या हुआ कि सबको मिल के काम किया और नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करने का फैसला किया। अब जब 2014 में हम लोग जीत गए, तो 2019 में तो कहना स्वाभाविक है, जो विनिंग जो कैंडिडेट है उसी को टिकट दिया जाएगा। और सेलिब्रिटी फेस तो था ही। और सेलिब्रिटी होने का वजह से वो क्या हुआ कि जब आप जाते हैं ना, मतलब जब कोई नया पार्टी आता है, विधानसभा में जब खड़े होते हैं, तो छोटा मोटा क्या होता है कि विधानसभा में आपको सब कोई पहचानता है, लोकल कैंडिडेट। लेकिन जब नया पार्टी नया नहीं है, जब किसी राज्य में आप नया नया तरीका से जीतना चाहते हैं, तो हर समय क्या होता है कि हर किसी का फेस आदमी जानता नहीं है। ठीक बाबुल बात, सुप्रियो ठीक। क्या हुआ, एक कैंडिडेट है, सेलिब्रिटी घर घर जाने लगा, गांव गांव जाने लगा, तो एक हम्म। इफेक्ट पड़ा, तो वोट भाजपा की तरफ मुड़ा। तो उसी तरह से ये सेलिब्रिटी सीट है, और यहाँ पर देने से ही, सेलिब्रिटी देने से ही ये सीट 100% जीतेंगे हम लोग। ठीक बात। तो बिहारी बाबू भी उसी सेलिब्रिटी स्टेटस को एंजॉय करते हुए आसनसोल निकाल ले गए। अच्छा, एक बड़ा रोचक सीट है, कैंडिडेट बल्कि कहिए। ये बताइए, अधीर रंजन चौधरी बाबू के सामने
यूसुफ पठान को उतार दिया दीदी ने। देखिए, हो सकता है कि कांग्रेस करता है, कैमरा के सामने मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कि विपक्ष पार्टी है, तब एज ए पर्सन अधीर रंजन चौधरी बेस्ट पर्सन है, ठीक है। तो उसका अगेंस्ट में अगर मतलब जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया है, तो अगर ममता बनर्जी को हिम्मत है तो खुद खड़ी हो जाए ना अधीर रंजन चौधरी के अगेंस्ट में, वो सीट वो हार जाएगी, क्योंकि वहां पर एक अधीर रंजन चौधरी का खुद का इमेज है। और ये मैं कह कांग्रेस, अगर गलत फहमी है कि कांग्रेस का वोट मिलता है अधीर रंजन चौधरी को, वहां अधीर रंजन चौधरी का वोट अधीर रंजन चौधरी को मिलता है। तो एक अधीर रंजन चौधरी का साथ ममता बनर्जी का कभी पटा नहीं है, पटरी नहीं खाता है। और अगर उस समय देखा जाए, जैसे शुभेंदु अधिकारी आज आए हुए हैं, जिस तरह से ममता बनर्जी का काले करतूत को आदमी के सामने सामने लाते हैं, तो एक वक्त था जब अधीर रंजन चौधरी से डरते थे ममता बनर्जी, कि अधीर रंजन चौधरी कैमरे के सामने आ गया मतलब मेरा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल देगा। तो उसका एक डर है और एक चैलेंज भी है अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए। लेकिन ये यूसुफ पठान नहीं कर पाएगा, यूसुफ पठान से पॉसिबल नहीं है। और ठीक। अधीर रंजन चौधरी को विधानसभा, उसका इस बार जो विधानसभा क्षेत्र भी था वहां पर जितना, वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर में आ चुका है, मुर्शिदाबाद से बहुत सारा सीट। तो अगर वहां अच्छा, से अच्छा कैंडिडेट अभी तक हम लोग को डिक्लेयर नहीं हुआ, अगर हो जाता है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिलने का बहुत चांस है। ठीक बात। अब चलिए टीएमसी की लिस्ट आई है तो उस बहाने अब जरा भारतीय जनता पार्टी बंगाल में उसके संदर्भ में बात करें। ऐसा है 2014 के बाद 2019 में बंगाल ने बहुत कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी को, इससे कोई ना इत्तेफाकी नहीं रखेगा। विधानसभा में भी बहुत कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी को। अब पिछली बातचीत में जब भी आपसे बात हुई है, तो बंगाल की जो आपके पास ज़मीनी जानकारी होती है, उसके आधार पर बड़ी तथ्यपरक बात निकल के आती है हमारी आपकी चर्चा में। बंगाल ऑप्शन के रूप में देख रहा है। लोकसभा के स्तर पर अच्छी तरह देख रहा है। पिछली सीटों को ही अगर बंगाल में दोहरा दिया जाए, तो और संदेश खाली के बाद जिस तरह का पूरा माहौल बना है और ममता बनर्जी की ये आपाधापी, जिसमें वो कांग्रेस से भी पीछा छुड़ा लिया उन्होंने और लेके चली आई हैं, तो यहाँ साफ तौर पर दिखता है कि एक हड़बड़ी, एक चिंता ममता बनर्जी और टीएमसी में इस बात की है कि भैया अपने को बचाओ। यानी अपनी पार्टी को बचाओ, अपना राजनीतिक जनाधार मजबूत रखो। जब 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारी कोई हैसियत, कोई बिसात बनने ही वाली नहीं है राष्ट्रीय राजनीति में, तो कम से कम अपने चेहरे को बचाओ। कांग्रेस के चक्कर में पड़कर नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या इस बात को आप देख रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी क्या है अपनी पिछली जो स्कोर है बंगाल में उसको आगे बढ़ाने की, वह भी तब जब बंगाल की जनता स्पष्ट रूप से यह संदेश मिल रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को एक राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर और मजबूत करने की तरफ देख रही है। विधानसभा की जब बात आएगी तो वो बात अलग होगी। इसको कैसे देखेंगे आप? देखिए, पहले मैंने कह चुका हूँ कि ममता बनर्जी बहुत ही स्वार्थी महिला है। इस ये जिस थाली में खाती है वही थाली में छेद करती है। इसको सिर्फ अपना पार्टी से मतलब है, और अपने जो काले करतूत है जिस तरह से छुपाया जाए और अपने भतीजे को किस तरह से बचाया जाए, सिर्फ इस फेरा में पड़ा हुआ है। और इसका कोई टेंशन नहीं कि आदर्श पार्टी क्या करता है। ये बड़े बात बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये तो कहते हैं कि हम 100 दिन का पैसा 22 तारीख तक अकाउंट में घुसा देंगे। कहाँ गया? अभी तक तो 22 तारीख तक आया नहीं। झूठ बोलने में माहिर है। और एक ठो बात देख लीजिए आप, शेख शाहजहां का केस जब हाई कोर्ट ने छोड़ दिया, तो 1 घंटे के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। 100 दिन का पैसा 2 साल से नहीं दिया है। अगर नहीं, इसी का कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य को नहीं दिया है, तो अभी तक क्यों नहीं आप सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं? 2 साल से आप क्यों नहीं गए हुए हैं? और शाहजहां के लिए आप 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट चला जाते हैं। तो इसको सिर्फ अपना जान बचाने से मतलब है। ये समझ चुकी है कि इसका अब कुछ बचा नहीं है पश्चिम बंगाल में किसी भी तरह। कि इसको पता है कि जिस तरह से लालू यादव जेल जा चुका है, जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री जेल जा चुके हैं, आगे चल के इसके बारी है। इससे बचने के लिए ये अभी इस तरह का काम कर रहे हैं। अरे ये इसका हिम्मत नहीं है नरेंद्र मोदी का इंगेज में जाने के लिए। ये कैमरे के सामने जितने वो बड़ी बात बोल दे, इसको पता है ये ध्वस्त हो जाएंगे। और रहा सीट बढ़ाने का बात, देखिए 24 में सिर्फ संदेश खाली नहीं, 24 में 21 के इलेक्शन के बाद जिस तरह से यहाँ पर तानाशाही हुआ,
अत्याचार हुआ, मर्डर हुए, रास्ता में मर्डर हुआ, और जो मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उसको रहने के लिए टीएमसी नेताओं को पैसा देना पड़ा, 10 लाख 20 लाख, फिर वो घर लौट पाए। तो एक भड़ास आदमी का मन में धीरे धीरे पैदा हुआ था। लेकिन लेकिन मैं आपकी कैमरे के चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को, कि ये फिर जिस तरह से तृणमूल दल बना था, सिर्फ कम्युनिस्ट से आदमी ला के आप खड़ा करके जिस तरह से तृणमूल को चलाने आगे लेके जा रहे थे, ये चीज अगर भारतीय जनता पार्टी में हुआ तो थोड़ा सा मुश्किल है। हमें लगता है कि ये गलतियां भारतीय जनता पार्टी का उच्च नेतृत्व इस बार नहीं करेंगे। थोड़ा हो, अगर आपके पास अच्छे अच्छे कैंडिडेट हैं, अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं, अगर आपके पास अच्छे कार्यकर्ता नहीं है तो संदेश खाली में जाके कौन आपके लिए लड़ाई कर रहा है? मातृशक्ति बहुत सारे हैं, अगर ठीक से बढ़िया से 21 का गलती अगर नहीं दोहराएगा, इलेक्शन में अगर बढ़िया तरीका से अगर कैंडिडेट यहां पर दिया जाएगा तो यहां से 25 से 30 सीट हम लोग ले सकते हैं। बड़ी बात आपने कही। और निश्चित रूप से आप बंगाल की राजनीति को जिस तरीके से जानते हैं, जितनी गहराई और जितनी सच्चाई से जानते हैं और जितनी असली तरीके से जानते हैं, देखिए बंद कमरे एसी ड्राइंग रूम में बैठ के लोग जो है 2-4 लिंक देख के, तमाम चीजें देख के उसके बाद हवाई बातें करते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जब कहते हैं ना कि पॉलिटिकल पंडितों अपना चश्मा बदल दो, तो ये इसीलिए उनके आकलन कभी भी सही नहीं रहते। तो आपसे जब मैं बात करता हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि बंगाल की वाकई असली जो बातें हैं वो निकल के आ रही हैं। और ऐसे में आपकी ये चिंता बिल्कुल वाजिब लगती है और स्वाभाविक लगती है कि बहुत से आयातित कैंडिडेट्स को उठा के रख लेना, ये भी एक परेशानी का विषय बन सकती है। वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी को बंगाल का मतदाता एक अच्छे विकल्प के रूप में देख रहा है, क्योंकि बंगाल के समाज को ठगा गया है। दर्शकों, आपको पता है 34 साल लेफ्ट ने शासन किया, उसके बाद आज 12 साल होने को हैं ममता बनर्जी की सरकार को। 34 साल कम्युनिस्टों को शासन से हटाने के बाद ममता बनर्जी ने क्या किया? उन्हीं कामरेडों का पूरा आवरण खुद ले लिया। वही सारे गुंडे, वही सारे कम्युनिस्ट गुंडे तृणमूल के टी शर्ट पहन के और शर्ट पहन के और झंडा उठा के उनकी गुंडाई करने लगे। अगर इससे कहीं अलग विकल्प रखना है तो रूपक जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। और जिस तरह से आपको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े निष्ठुर फैसले करने के लिए जानी जा रही है, आज की भारतीय जनता पार्टी, तो वहां पर वो बंगाल को लेके इस तरह की बातें करेंगे निश्चित रूप से। न पार्टी के आप हैं, न पार्टी के हम हैं कि हम कोई पार्टी की तरफ से कोई बयान दे और कोई बात सामने रख सके। अच्छा, महुआ मोइत्रा फिर संसद पहुंचेंगी, फिर पासवर्ड बेच देंगी, लेकिन ममता बनर्जी उनको नहीं छोड़ेंगी। मैंने तो कुछ देर पहले ही कहा कि यहाँ पर अगर शाहजहां के लिए आप 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं, तो मोहम्मद इस तरह के इसका कोर टीम है जो मतलब जो इसको भतीजा को बचा के रखा है। ये अगर देखा जाएगा कि पासवर्ड देना, ये करना, लेन देन पैसा का, अगर देखा जाए किसका हो रहा, तो अल्टीमेटली नाम लेकिन इसी का आएगा, अभिषेक बनर्जी का ही आएगा। तो इसको बचाने का कोशिश चल रहा है। अब देखा जाए कि बंगाल का जनता इसको किस तरह से लेता है। हर चीज, हर छवि परिष्कार, साफ सुथरा पब्लिक के पास रखा हुआ है। ये जो शिबू हाजरा का नाम आया शेख शाहजहां के साथ, इनका डॉक्यूमेंट्स बांग्लादेश का है, और भाई साहब ये हिंदू नहीं है, कुछ शाहबाज इसका नाम है। आप समझ सकते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट शाहजहां का बांग्लादेश का है, आप समझ सकते हैं। तो ये पूरा छवि, पूरा चित्र बंगाल के जनता के पास क्लियर है। अब बंगाल के जनता को डिसीजन लेना पड़ेगा। हम एक तो बात, आप क्या बोलेगा हम लोग बंद कमरे में डिस्कस नहीं कर सकते, वही बात है, हम लोग हर चीज कैमरा के सामने बोल के समझा नहीं सकते हैं। जो जनता उसको खुद से अपने आप को समझना होगा। आज का डेट में जो तृणमूल पार्टी करते हैं, उनको भी समझना होगा कि हम अपने बहू बेटियों को क्या जवाब देंगे। अगर आपके पास ये समझने वाला नीति नहीं है, तो आप अपने पैर में खुद से कुराली मारने का प्रयास कर रहे हैं फिर से। बिल्कुल ठीक बात है। और जिस तरीके से शाहजहां शेख नाम के उस कुख्यात राक्षस को ममता बनर्जी बचाने में लगी है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है, साफ समझ में आ रहा है
कि उसी हरे तोते में जान बसी हुई है ममता बनर्जी यानी बुआ और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सीबीआई है साहब, सब कुछ निकाल लेती है, और ईडी तो उससे भी खतरनाक है, क्योंकि खतरनाक ईडी के खेल को पकड़ती है, पैसे को ट्रैप करती है, और पैसा एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो अपने निशान छोड़ के जाता है। दर्शकों, छोड़ तो के इस जाता तरीके से साफ दिखाई दे रहा है कि इंडी अलायंस को जो लात मारा है, बंगाल फुटबॉल के लिए जाना जाता है, और जो ममता बनर्जी ने किक मारी है इंडिया अलायंस को, वो साफ तौर पर ये दिखाई देता है कि ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी बंगाल में कोई मजबूत नहीं है, बल्कि अपनी बची खुची अस्तित्व की लड़ाई ममता बनर्जी अकेले लड़के दिखाना चाह रही हैं। क्योंकि अगर वो किसी अलायंस में होती तो हो सकता था उनकी केमिस्ट्री, उनकी सीटें कम होती, और सीटें कम होती तो उनका जो है, अब वो परसेंटेज ऑफ वोट के लिए लड़ रही हैं। वो ये देख रही हैं कि हमारा अस्तित्व कितना बच रहा है। जब संदेश खाली से मातृशक्ति की लड़ाई, सो कॉल्ड देश की अकेली महिला मुख्यमंत्री कही जाने वाली ममता बनर्जी के मुंह पे कालिख मल रही है, और संदेश खाली का राक्षस सीबीआई के शिकंजे में है। बहुत जल्द वो तोते की तरह बोलेगा, और जब बोलेगा तो ममता बनर्जी की चीखें उनके भतीजे के माध्यम से इस देश के सामने होंगी, जो कि सच होंगी, और तब कहीं जाके न्याय मिलेगा संदेश खाली की उन तमाम पीड़ितों की। रूपक जी के साथ बात करते हुए हमने ये भी बात किया, वो सारे वीडियोस आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, उनको जरूर देखिएगा कि बंगाल में एक ही संदेश खाली नहीं है, एक सीरीज है लंबी संदेश खाली की। बंगाल में केवल महिलाओं का यौन उत्पीड़न नहीं है, एक सीरीज है इनके पापों का, जो एकदम एकदम हर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या व्यापार, क्या निजी, क्या जमीन, क्या यौन, एकदम एकदम आप देखिए सब रूपक जी। तो कुल मिला के यही लगता है कि ममता बनर्जी ने जितना तेज ये किक मारा है, वो किक मार के अपने आप को सुरक्षित करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी अभी उनके सामने कहीं है नहीं, क्योंकि वो तो अपना रक्षा करने के लिए ये सीट निकाल के चली आई, और इंडिया अलायंस को उन्होंने लात मार दिया। एग्जैक्टली भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीर विकल्प के तौर पर बंगाल के समाज के सामने है, इसको जरा अपनी अंतिम टिप्पणी में समेटें, तो फिर बात हो। मैं दो तीन बात कहूंगा, बोल के खत्म कर दूंगा। पहली बात है, इंडिया जोट को ये ममता बनर्जी ठुकराया नहीं। या उसको पता था कि इंडिया जोट में जाएंगे, एक तो उसका हालत खराब है बंगाल में, ठीक है, ये ऊपर से अगर जोट वाला बात आया तो इसको जो एक दो सीट मिलने का भी चांस है वो भी नहीं मिलता। तो ये डर से बात से कि खुद का अस्तित्व बचाने के लिए ये इस जोट से साइड हो गया, ठीक है। क्योंकि देखिए इलेक्शन के बाद ये फिर जाएगा, इसके पास जो जोट नहीं बनेगा, ये लोग को लेके एक तमाशा, एक नाटक बनाने का, एक रोमांचकर नाटक बनाएगा, स्टेज में जाएगा, ये होते रहेगा। लेकिन ये अभी डर का माहौल है ममता बनर्जी के लिए कि अगर जोट में गया तो जो बचा कुचा है वो भी खत्म हो जाएगा। दूसरी बात है कि बंगाल में इस चीज को समझना होगा कि बार बार ये तृणमूल जो पार्टी है, ये सिर्फ जाति, इस एक जाति का ऊपर डिपेंड करके, जाति के ऊपर आधार करके बार बार ये कोशिश कर रहा है पावर में रहने के लिए। किस धर्म के ऊपर की बार, अगर संदेश खाली में देखे तो हिंदू महिला के ऊपर अत्याचार हुआ है। मोमिनपुर में जो घटना घटी थी 2-3 साल पहले, वहां पर क्या हुआ? कलकत्ता का नियरेस्ट है मोमिनपुर, क्या पुलिस पहुंच नहीं पाया उतना जल्दी, बोल रहा है। स्पेशली हिंदुओं के दुकान जलाया गया था, स्पेशली हिंदुओं को घर तोड़ा गया था, ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपका था कि भाजपा यहाँ पर क्या सोच रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्लियर कर चुका है कि बंगाल को लेना है, 21 का इलेक्शन में ही ले लेता। और ये पूरा पूरी आप वोट का परसेंटेज देखेंगे तो हमारे परसेंटेज बहुत अच्छे थे। किस जगह हम पिछड़ गए? हम पिछड़े हुए थे उसी जगह जो गलतियां तृणमूल किया था, वही गलतियां भारतीय जनता पार्टी दोहरा रहा था कि आप दूसरे दल से आए हुए व्यक्ति को समय बिना समय दिए हुए उसको आप कैंडिडेट बना चुके थे। तो इस जगह से भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेतृत्व तो हमसे भी बहुत समझदार व्यक्ति वहां पर बैठे हुए हैं, इस बारे में वो लोग गंभीर चिंतन शायद कर रहे हैं। तो भाजपा तो चाहता कि बंगाल में आए, और बंगाल को जनता को भी अपना मूड अब बनाना होगा कि हम जिसके साथ खड़े हैं, ये सरकार जो है लुटेरा का सरकार है। और आगे चल के ये जो हम लोग बोल पा रहे, कैमरा के सामने बोल पा रहे, जो हमारा स्वाधीनता है बोलने का, फ्रीडम है बोलने का, ये अब आगे चल कर रहेगा नहीं अगर तृणमूल किसी गलती से भी ज्यादा पावर में यहाँ पर आ गया है। तो ये जो है, अब हम तो कुछ नहीं कर सकते, सेंटर भी वहां से सेंटर फोर्स भेज चुके हैं। अब जनता को ही अपने अंगूठे के माध्यम से इस सरकार को दूर हटाना है।
बिल्कुल ठीक बात है। और जैसा कि रूपक जी आपने कहा कि जनता को खुद अपनी उँगली की ताकत दिखानी होगी, जो कि उँगली की ताकत इतनी मजबूत है भारतीय लोकतंत्र में कि एक उँगली की आहट से बहुत सारे समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो उम्मीद की जाए कि भारतीय जनता पार्टी भी सही डिसीज़न्स लेगी, सही निर्णय लेगी बंगाल के मामले में, जहाँ तक प्रत्याशियों के चुनाव की बात है। और इंडिया अलायंस कोमा में जा चुका है, बंगाल में जा चुका है। और मज़े की बात ये है कि आपने बहुत सही कहा कि इंडिया अलायंस छोड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडिया अलायंस कमज़ोर था इसलिए ममता बनर्जी ने छोड़ दिया। होता क्या है कि जब 2 अंत समय में डूबने वाले अपना-अपना देखते हैं कि अब तो डूब रहे हैं, तो खुद को बचाने के लिए एक-दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं कि कम से कम ये डूब रहा है, मुझे ले जाएगा, दूसरा सोचता है कि ये डूब रहा है, मुझे ले जाएगा। इस चक्कर में दोनों हाथ छोड़ते हैं और जब दोनों हाथ छोड़ते हैं, तो दोनों डूब जाते हैं। यही डूब कुछ जाते हो हैं। रहा है। तो आखिरकार दर्शकों कुल मिला के आज की चर्चा यही कहती है कि इंडिया अलायंस अब क्या कहें, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। तो इससे ज़्यादा अब हम इंडिया अलायंस के लिए कह नहीं सकते। ममता बनर्जी अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं वेस्ट बंगाल में। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर महत्वपूर्ण और बड़े अच्छे तरीके से अपने राजनीतिक फैसले लेने पड़ेंगे, जैसे कि रूपक जी के साथ लगातार चर्चाओं में ये बात साफ होती जा रही है कि बंगाल का समाज अब भारतीय जनता पार्टी एनडीए को एक अच्छे विकल्प के रूप में देख रहा है। ऐसे में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो बंगाल के हर सीट पर बेहतर से बेहतर उम्मीदवार दे, जो बंगाली समाज की अपेक्षाओं, उनकी इच्छाओं के अनुरूप हों। रूपक जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, रूपक जी के साथ मुझे आज की इस चर्चा को समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आज्ञा दीजिए। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। आपका चैनल के माध्यम से जाते-जाते एक ही बात कह जाऊँगा कि अगर मैं अमित शाह जी से, जेपी नड्डा जी से मेरा एक ही अनुरोध है कि आसनसोल का सीट हमारा विनिंग सीट है। आप यहाँ पर एक सेलिब्रिटी कैंडिडेट दीजिए और ये सीट हम लोग यहाँ से जीत के भेजेंगे और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ फिर से मजबूत करेंगे। चलिए, यानी कि आप जो है छेनू को जीतने नहीं देंगे। ठीक है। तो दर्शकों इसी के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। नमस्कार।